अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 और लाइववायर 2 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 8 और लाइववायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके कंपोनेंट्स के फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंपोनेंट्स के बारे में सीखा था कि किस तरीके से इनको क्रिएट करते हैं, कैसे इनको रेंडर करते हैं, कौन-कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्शंस, इवेंट्स, लाइफ साइकिल लुक और किस तरीके से हम नेस्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने विदिन 2 आवर्स सीखा था। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन कंपोनेंट्स के फीचर्स को मतलब एक सिंगल कंपोनेंट को अगर हम ले लेते हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं जो लारावेल लाइव वायर हमें प्रोवाइड करता है। उन फीचर्स को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इसी वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 और लाइव वायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि लारावेल लाइव वायर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हमें कौन कौन से बिल्ट इन फीचर्स मिलते हैं और उन फीचर्स को हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो इसका प्रीवियस पार्ट है उसमें मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, उसके बारे में मैं यहाँ पर एक दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इवेंट टू एमिटर को जो एमिट टू के नाम से है उसको इमिट टू का जो फंक्शन है उसको यूज़ कर रहे थे और वो हो क्या रहा था कि वो जितने चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो तमाम के तमाम को वो इवेंट एमिट हो रहा था। उसकी रीज़न ये है कि लाइव वायर के अंदर जो कोडिंग है, जो उसकी कोडिंग हुई है वो किसी कंपोनेंट पर डिपेंडेंट नहीं है जो टू इमिट टू है। जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उसको थोड़ा सा फिक्स किया था और उसके जो ओरिजिनल कोडिंग है वेंडर के फ़ोल्डर में उसमें जाके चेंजेस की थी और उसके बाद वो फिक्स हो गया था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक प्रॉपर अपडेट नहीं है और आई हैव टू वेट फॉर इट कि वेदर ये लाइव वायर की प्रॉब्लम है या मैं सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन $एमिट2 जो है, जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहा है और वो एक ही कंपोनेंट को जिसका हम नाम देते हैं उसी को ही कंपोनेंट को वो अपना इवेंट सेंड करता है और वो उसको लिसन करता है, जबकि दिस एमिट टू जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को इवेंट एमिट कर रहा है। तो उसकी मैंने चेंज किया था, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने होम डॉट PHP के अंदर यहाँ पर इमिट टू का ये जो फंक्शन यूज़ किया था और इसमें जब हम सर्विसेज डॉट वेब को एमिट कर रहे थे तो ये तमाम के तमाम जितने इसके चाइल्ड कंपोनेंट हैं इस होम के, वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप, इन तमाम को वो इमिट कर रहा था इवेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इमिट टू के अंदर आता हूँ इसकी डेफिनेशन के अंदर, तो यहाँ पर ये टू के मेथड को कॉल कर रहा है और इस नेम को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जा रहा। अब ये नेम इस पब्लिक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आ रहा है, तो इट मीन्स ये कहीं पर भी किसी भी ग्लोबल वेरिएबल के अंदर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। सो इट मीन्स वी हैव टू यूज़ सम वे ताकि हम इस नेम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें जो कि हम पास कर रहे हैं यहाँ से। तो इसकी सोल्यूशन मैंने ये देखी थी कि नेम को हम टू की बजाय क्योंकि ये टू मेथड अवेलेबल ही नहीं है, सेल्फ अवेलेबल है, अप अवेलेबल है। तो ये सेल्फ मेथड कहाँ पर अवेलेबल है, ये हमारा अवेलेबल है रेज इस इवेंट के अंदर। इवेंट डॉट PHP के अंदर इसमें आता हूँ तो यहाँ पर देखिए सेल्फ मौजूद है, अप मौजूद है और उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट मौजूद है और टू भी मौजूद है। लेकिन टू क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न दिस कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, रिटर्न दिस। जबकि बाकी जो इसकी कंपोनेंट्स हैं जैसे ये है, ये कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से एमिट है, यहाँ पर सिंपल एमिट फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो एमिट हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, इमिट जो है वो सिंपली दिस इवेंट क्यू को रीड करता है। दिस इवेंट क्यू हमारे पास यहाँ पर है, दिस इवेंट क्यू, और ये चूँकि प्रोटेक्टेड है तो ये इवेंट टू यहाँ पर इसी के अंदर ये बेसिकली रेज इवेंट्स है और ये कंपोनेंट में लाइव वायर इवेंट को यूज़ कर रहा है, यूज़ लाइव वायर
इवेंट को, और इस इवेंट के अंदर हमारे पास प्रोटेक्टेड इवेंट क्यू होना चाहिए। इसके अंदर प्रोटेक्टेड इवेंट होना चाहिए यहाँ पर। सो आउटपुट है हमारे पास, यहाँ पर आउटपुट है, सेल्फ है। अगर तो सेल्फ है तो आउटपुट के अंदर सेल्फ ओनली पास कर रहा है। अगर कंपोनेंट है तो उसके अंदर दिस आउटपुट टू के अंदर दिस कंपोनेंट पास कर रहा है। उसके अलावा टू कहीं पर भी पास नहीं कर रहा है। टू में सिंपली वो रिटर्न दिस कर रहा है, मतलब जो भी आप पास कर रहे हैं उसको एज इट इज़ रिटर्न दिस करता है। तो जब वो रिटर्न दिस कर रहा है तो इट मीन्स ये नेम जो प्रॉपर्टी है ये कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रही। सो इसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला था कि मैंने इस इवेंट डॉट पी के अंदर बल्कि सॉरी इरेज रिसीव्स इवेंट्स डॉट पी के अंदर इस टू की जगह पर मैंने कंपोनेंट को यूज़ कर लिया था और इसके अंदर मैंने नेम को पास कर दिया था। अब इस तरीके से जब मैंने इसको चेंज किया तो इसके बाद हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम सिर्फ किसी भी इवेंट, सिंगल इवेंट को पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ वापस ब्राउज़र के अंदर और होम को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम वेब सर्विसेज कंपोनेंट। सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर टू था, जब ये टू था तो ये नेम अब कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा। सेव किया, इसको सेव किया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ और दोबारा यहाँ पर 4 और 4 लिखता हूँ। सो अब आप देख रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सर्विसेज होम एंड आई एम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वेब सर्विसेज कंपोनेंट। तो ये तमाम चिल्ड्रन को इस इवेंट को एमिट कर रहे हैं, तमाम चिल्ड्रन उसको लिसन कर सकते हैं। लेकिन हम एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को लिसन कराना चाह रहे हैं, तो या तो हमें इसमें टू के अंदर पास करना होगा कंपोनेंट का नेम। शायद अगर मैं इसमें नेम पास करूं इस तरीके से, तो इसको रीलोड करते हैं। अब मैं इधर 4 करता हूँ, इधर भी 4 करता हूँ। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने इसका फिक्स ये निकाला था कि इसको मैंने कंपोनेंट कह दिया था। कंपोनेंट कहने से ये हुआ कि अब ये सिर्फ और सिर्फ उस कंपोनेंट को ही इवेंट एमिट करेगा जिस कंपोनेंट के लिए उसको मैंने सेंड किया है। मतलब यहाँ पर अब मैं 4 लिखता हूँ तो देखिए आई एम कमिंग फ्रॉम वेब सर्विसेज, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ वेब डॉट सर्विसेज डॉट वेब को, जो कि सर्विसेज के फोल्डर में वेब है। सो आई एम कमिंग फ्रॉम वेब सर्विसेज, ये वाला मैसेज सर्विस कंपोनेंट, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। जबकि दूसरा जो मैसेज था होम में, जो हमने लिखा था आई एम फ्रॉम सर्विसेज होम, तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इट मीन्स मेरे ख्याल में ये एक बग है लाइव वायर 2 के अंदर, जिसको मैंने फिक्स किया अभी कि रिसीव्स इवेंट के अंदर यहाँ पर जो इमिट 2 है इसका फंक्शन, उसको मैंने बजाय 2 के, मतलब जो ओरिजिनल था इसका वो ये है। मैं इसको कॉपी करके सेव कर देता हूँ। उसका जो ओरिजिनल है वो ये है। ये इसका ओरिजिनल कोड था और ये मैंने इसको चेंज किया, इस नेम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। सो यहाँ पर हमारे पास जो इवेंट क्यू है, ये इवेंट क्यू यहाँ पर एमिट के अंदर जनरेट होती है। सो इट मीन्स इवेंचुअली तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं वो इमिट को ही कॉल करते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमिट सेल्फ जो है वो सेल्फ फंक्शन को कॉल करता है। इवेंट जो अप है, इमिट अप फंक्शन को इसके कॉल करता है। तो इस तरीके से इमिट टू जो है वो कंपोनेंट को कॉल करना चाहिए था। ये था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल का क्विक फिक्स, और होपफुली अगर आप ये फिक्स करेंगे तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और प्रॉपरली आप कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे फ्रॉम द कंपोनेंट, नॉट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, क्योंकि फ्रंट एंड पे वो काम ठीक कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं पहले फीचर की, वो है वैलिडेशन की। सो आपके कंपोनेंट के अंदर अगर कुछ इनपुट एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे आप डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं या फेच कर रहे हैं या कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन इनपुट एलिमेंट्स को वैलिडेट कर सकते हैं जस्ट लाइक जिस तरीके से आप लारावल के अंदर वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। तो लाइव वायर के अंदर किस तरीके से वैलिडेशन परफॉर्म की जाती है वो हम देखते हैं। उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लारावल, तो इसलिए इसको गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट ओपन किया जिसमें हमारे पास दो इनपुट बॉक्सेस हैं। ये दोनों एक नंबर लेते हैं और उसको कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करते हैं। अब अगर मैं एज इट इज़ क्लिक करता हूँ इस पर, तो हमें रिजल्ट 0 शो होता है और num1 इज़ इक्वल टू num2, क्योंकि दोनों एम्प्टी हैं हमारे पास, तो दोनों को उसने इक्वल कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि पहले ही जो वैलिडेशन हो वो ये रिक्वायर्ड हो दोनों के लिए।
तो दोनों फील्ड्स हमारी रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर आएंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट पी के अंदर, बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास इसमें एक फीचर होता है कि हम इनको दो जगह पर ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ पर व्यू, आई थिंक लेआउट 2 कॉलम्स। सो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा क्लोज कर। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट पी कंपोनेंट है और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पी है राइट साइड पर। तो अगर मैं वैलिडेट करना चाहूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट भी कर लेता हूँ, ओके। तो अगर मैं इनको वैलिडेट करना चाहूँ तो किस तरीके से वैलिडेट करूँगा? तो सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर हमें उन पब्लिक वेरिएबल्स पर वैलिडेशन लगानी है जिनको हमने वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर उसके लिए आप प्रोटेक्टेड रूल्स के नाम से एक एरे बनाएंगे और उस एरे के अंदर आप पास करेंगे, जैसे मैं num1 पास कर रहा हूँ और कहता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है जस्ट लाइक इन लारावल। उसके बाद मिनिमम 2 लेंथ है और मैक्सिमम 4 लेंथ है, ये हमने लिखा। फिर हमने लिखा num2 और इसी तरीके से वो भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ उसकी 2 है और मैक्सिमम लेंथ 4 है। तो ये हमने वैलिडेशन रूल्स लगा दिए। अब इन वैलिडेशन को यूज़ कहाँ पे करना है? हमने यूज़ करना है जब ऐड का फंक्शन कॉल होता है। जब हम बटन को सबमिट करते हैं तो ये बेसिकली वायर सबमिट इवेंट को प्रिवेंट करके ऐड के फंक्शन को कॉल करता है। तो यहाँ पर ऐड के फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली दिस वैलिडेट। सो दिस वैलिडेट क्या करेगा कि अगर जो हमने इनपुट दिया वो वैलिडेट नहीं होगी तो वो इन दो लाइंस पर आएगा ही नहीं और यहीं से रिटर्न कर देगा एरर्स, हमें एरर बैग हमें रिटर्न कर देगा। और वो एट द रेट एरर की मदद से, जो एक ब्लेड का डायरेक्टिव है, उसकी मदद से हम उसको डिटेक्ट करके उसका मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट, पहली इनपुट के नीचे मैं एक टैग लूँगा स्पैन का और इसके अंदर यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है मैसेज, और ये मैसेज कब शो हो? एट द रेट एरर num1। अगर num1 में कोई एरर है तो तब यहाँ पर शो हो, फिर हम एंड एरर कर देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम इसको कहेंगे num2। तो अगर एरर होगा num1 में तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा और एरर होगा num2 में तो यहाँ पर इन द स्पैन डिस्प्ले हो जाएगा। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाइव वायर के अंदर जो वैलिडेशन होती है वो बेल होती है। मतलब बेल का मतलब है कि बेल एक प्रॉपर्टी है वैलिडेशन की, जिसमें जिस भी किस्म का एरर पहले होगा वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और एरर हमें शो हो जाएगा। मतलब दिस वैलिडेट रिटर्न हो जाएगा पहली वैलिडेशन चेक होने के बाद, अगर वो वैलिडेट नहीं होती। जब तक पहली वैलिडेशन वैलिडेट नहीं होगी तब तक वो दूसरी और तीसरी वैलिडेशन पर जाएगा ही नहीं। सो इसको प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों को सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आकर इसको रीलोड करता हूँ। सो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा शो रिजल्ट पर, तो उसने कहा कि द num1 फील्ड इज रिक्वायर्ड, द num2 फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ सपोज, तो अब वो हमें कहेगा द num1 मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स एंड द num2 फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैलिडेशन पूरी कर देता हूँ, उसमें 2 कैरेक्टर दे देता हूँ, तो देखिए उसने सिर्फ कहा द num2 फील्ड इज रिक्वायर्ड। फिर मैं इधर 2 लिखा मैंने, तो उसने कहा द num मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से ज़्यादा करेक्टर दे दूं तो भी कहेगा द num2 मे नॉट बी ग्रेटर देन 4 करेक्टर्स। सो 4 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने 4 करेक्टर्स दे दिए, इसमें मैंने 3 करेक्टर दे दिए और इसको जब शो रिजल्ट किया तो हमें यहाँ पर उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया। ये है हमारे पास वैलिडेशन इन लारावल लाइव वायर। अब ये जो वैलिडेट का मेथड है ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रिटर्न लेता है। जैसे पहली इसकी प्रॉपर्टी यही होती है रूल्स की, फिर उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है मैसेजेस की, और तीसरी प्रॉपर्टी पैरामीटर होता है एट्रीब्यूट का। सो ये 3 पैरामीटर लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसको सिर्फ एज इट इज़ कॉल करना होता है और ये ऑटोमेटिकली इन रूल्स को रीड आउट करता है और हमें एक प्रॉपर मैसेज रिटर्न कर देता है। सो जो दूसरी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं प्रोटेक्टेड मैसेजेस लिख देता हूँ तो अब हम इन मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरर स्क्रीन। सो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ num1 डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसका मैं लिखता हूँ कि हे
दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ये लिखा मैंने। सो इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सॉरी और num2 पे भी लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर मैसेजेस, आई थिंक ये मैसेज नहीं है, मैसेजेस है। सो अब मैंने मैसेजेस को यहाँ पर ये रख दिया कि num1 में अगर रिक्वायर्ड का एरर आए तो लिखे हे दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, फिर अगर num2 पे आए तो कहे हे दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। सो साथ में अगर हम शो करना चाहें इसका नाम कौन सी फील्ड है ये, तो यहाँ पर हम सिंपली कॉलन दे के एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली इस एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देगा इस फील्ड नेम के साथ। सो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे एट्रीब्यूट। अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, रीलोड किया, शो रिजल्ट पे क्लिक किया तो उसने कहा हे num1 दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, हे num1 इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, हे num2 इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। दिस जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन मतलब मकसद आप समझ गए कि इस तरीके से हम मैसेजेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इसको min2 को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितनी भी वैलिडेशन एरर हैं, लारावल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो भी वैलिडेशन वाले प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वैलिडेशंस का सेक्शन है फॉर्म वैलिडेशन में, वो तमाम की तमाम आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये है पहला फीचर कंपोनेंट्स का, वैलिडेशन का। तो इतना ही आपके लिए जान लेना काफ़ी है। बाकी अगर आप इससे भी डिटेल में जाना चाहें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि लाइव वायर की डॉक्यूमेंटेशन को देख लें। अदरवाइज़ अगर वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठा तो अगेन ये जो ट्यूटोरियल है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो अब हम जिस फीचर की बात करने जा रहे हैं वो है फाइल हैंडलिंग या फाइल अपलोडिंग इन लाइववायर 2। तो लाइववायर 1 के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं था और उसके लिए हमें या तो एक थर्ड पार्टी पैकेज था उसको इस्तेमाल करना पड़ता था, या हम मैनुअली फाइल रीडर की मदद से जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है फाइल को रीड करके एज अ बेस 64 इनकोड करके उसको सेंड करते थे और फिर उसको अपलोड करते थे, स्टोर करते थे यूजिंग लाइववायर 2। ये चीज़ मैं अपनी लाइववायर 1 की सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से फाइल को अपलोड करते हैं इन लाइववायर 1 यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो लाइववायर 2 के अंदर ये बिल्ट इन फीचर अब अवेलेबल है और हम जो लारावल के फंक्शंस हैं स्टोर, स्टोर एज, मूव, मूव एज वगैरह उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज फंक्शन को, क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए हम फाइल्स को अब सक्सेसफुली ईजीली अपलोड कर सकते हैं। और मैंने पार्ट 1 में इसी सीरीज़ के जो पार्ट 1 था उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो livewire.php फाइल है कन्फिग के फोल्डर में, उसमें हमारे पास एक एरे भी है जहाँ पर उसकी डिफ़ॉल्ट रूल्स वगैरह उस पर इम्प्लीमेंट हैं ऑलरेडी, जो कहें कि फ़ाइल होनी चाहिए और उसका साइज़ 12 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम अपने रूल्स भी बनाएंगे और वैलिडेट भी उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं contact.php के अंदर एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा फ़ोटो, और इसको मैं वैलिडेट करूँगा कि ये जो फ़ोटो है ये होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए और इसकी मैक्स इसका साइज़ जो है वो 1024 होना चाहिए। अब यहाँ पर मैक्स का मुराद है 4 करैक्टर और यहाँ पर फैक्ट मैक्स का सॉरी यहाँ पर मैक्स का से मुराद है 1024 किलोबाइट, मतलब 1 MB। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ या करेक्टर वैल्यूज़ में हम मैक्स से मुराद लेते हैं नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, और जब टाइप फाइल होगी तो उसमें वो उसको एज एन इमेज लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक ट्रेट को इसमें इंक्लूड करना है जो कि है यूज़ विद फाइल अपलोड्स। ये एक हमारे पास ट्रेट है जिसको हमें इंपोर्ट करना होगा। ट्रेट मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम इसको क्लास के अंदर यूज़ कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी फाइल को यूज़ कीवर्ड के साथ विद इन द क्लास कॉल करते हैं, सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर क्लास इज़ अ ट्रेट। अगर मैं यहाँ पर माउस होवर करूँ और उसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये एक ट्रेट है और ये आपकी फाइल्स को हैंडल करता है। ये देखिए ये सारे फंक्शंस हैं टू हैंडल द फाइल अपलोड फीचर, डिफ़ॉल्ट फाइल अपलोड। ओके, तो ये जो टेम्परेरी फाइल बनाता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टोरेज के फोल्डर में livewire डैश टेम्प का फोल्डर बनता है। अब यहाँ पर मैंने फ़ोटो लिख दिया और यहाँ पर अब हमें एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करना है जिसकी टाइप फाइल होगी। नेम आईडी देने की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें हम वायर मॉडल डॉट लेजी यूज़ करेंगे और इसको नाम देंगे फ़ोटो।
सिंपल। अब इस तरीके से हम सिंगल फाइल को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि वो एक इमेज वैलिड इमेज है। अगर वो वैलिड इमेज है तो वैलिडेशन के बाद हम सिंपली उसको दिस स्टोर फ़ोटोज़, तो उसको हम फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर के अंदर जो भी नाम जनरेट होगा टेम्पररी, उसके नाम के साथ उसको एक्सटेंशन के साथ उस फोल्डर में सेव कर देंगे। तो ये है 3 स्टेप, इनपुट क्रिएट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करना, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को उस इनपुट के साथ टैग करना विद वायर मॉडल, और उसके बाद उसको स्टोर करना वैलिडेशन के बाद। सेव कर चुका हूँ मैं दोनों फाइल्स को। वापस आऊँगा ब्राउज़र में, इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट टाइप फाइल आ जाएगी। सो 22 लिखा, 22 लिखा, चूज़ फाइल किया और मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और शो रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ। सो अब हमारे पास वो कह रहा है स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पर फ़ोटो स्टोर हमें इस तरीके से कॉल करना था उस प्रॉपर्टी पे, फ़ोटो वाली प्रॉपर्टी पे। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। ये सम टाइम एरर्स वगैरह मतलब लिखते हुए जहन से निकल जाते हैं और आप मिस्टेक कर जाते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप अपनी मिस्टेक करके इसको फिक्स कर सकते हैं या मान सकते हैं तो यू आर बेटर दैन दोस्त जो मानते नहीं हैं और फिक्स नहीं करते अपने एरर्स को। सो शो रिजल्ट्स। सो num1 इज इक्वल टू num2, मतलब हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। कहाँ पर? यहाँ स्टोरेज के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में, फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में। ये देखिए ये फ़ाइल हमने अपलोड की। सो इस तरीके से हम सिंगल फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए लाइव टेम्प के फ़ोल्डर में भी ये फ़ाइल अपलोड हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। आप इसको नेम भी दे सकते हैं और नेमिंग रूल्स वही हैं जो मैंने आपको लारावेल 6 की सीरीज़ में सिखाए थे कि किस तरीके से फाइल्स को अपलोड करते हैं, कैसे उनको रीनेम करते हैं, कैसे उनके एक्सटेंशंस को रीड करते हैं। वो तमाम के तमाम फीचर्स आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लाइव वायर की सीरीज़ को देखने से पहले आपको लारावेल की बेसिक्स आना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक लारावेल की सीरीज़ नहीं देखी तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी लारावेल 6 की सीरीज़ को एक दफ़ा कंप्लीट देख लें। उसके बाद आपको जब मैं बात करूँगा कि ये चीज़ मैं लारावेल 6 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आपको समझ लग जाएगी कि इसको कैसे करना है। तो इस तरीके से हम सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। सो सपोज मैं इस फ़ोटो को फ़ोटोज़ कह देता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीपल का टैग लगा देता हूँ। इट मीन्स अब हम मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं इस इनपुट टैग के साथ। और यहाँ पर भी मैं इसको फ़ोटोज़ कह देता हूँ। और जब ये चूँकि फ़ोटोज़ का एरे होगा तो इसलिए जब हमने इसकी वैलिडेशन करनी है तो इसको फ़ोटोज़, यहाँ पर भी फ़ोटोज़ करेंगे, फ़ोटोज़ डॉट स्टैटिक कर दूँगा। अगर फ़ोटोज़ डॉट ज़ीरो करूँगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो ज़ीरोथ वाला एलिमेंट है उसको वैलिडेट करना है। तो स्टैटिक का मतलब है कि तमाम फ़ोटोज़ को वैलिडेट करो कि वो करेक्ट इमेज फॉर्मेट में है। उसके बाद यहाँ पर अब हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते लाइन, मैं इसको कट करता हूँ। हम लिखेंगे फॉर ईच दिस फोटोज़ एज फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ोटो स्टोर करेंगे। तो फ़ोटोज़ अपलोड होती रहेंगी और फ़ोटो स्टोर होती रहेंगी जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक आई एम श्योर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अब हम मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फाइल एक टाइम्स पे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली मैं एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। यहाँ पर मुझे बार बार वैलिडेटेड डाटा देना पड़ रहा है। एनीवेज कोई मसला नहीं, चूज़ फाइल करूँगा। अब अगर मैं दो ऐसी फाइल सिलेक्ट करता हूँ जो इनवैलिड हैं तो इनवैलिड होने की सूरत में आई थिंक मैंने वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। हाँ, यहाँ पर मुझे लिखना है @error photos डॉट स्टैटिक @end error और यहाँ पर स्पैन टैग में $मैसेज कि अगर कोई एरर है तो वो डिस्प्ले करे। तो इसको एक दफ़ा मैं कैशे को क्लियर करके हार्ड रीलोड करके इसको लोड कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन किया हुआ है क्योंकि लाइव वायर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैशे को यूज़ करता है। तो फाइल रीलोड होगी 22 चूज़ फाइल। अब मैं यहाँ पर इनवैलिड फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये दोनों इनवैलिड है। ओपन किया
शो रिजल्ट किया। सो यहाँ पर उसने कहा जी इनवैलिड आर्गूमेंट सप्लाइड फॉर ईच। हाँ जाहिर बात, आई थिंक दिस फोटोज इमेज मैक्स 1024, कहीं पर मिस्टेक हुई है क्योंकि उसको वैलिडेट पे आना ही नहीं चाहिए था। सो फोटोज डॉट स्टैटिक, दैट्स फाइन। इनवैलिड आर्गूमेंट, लेट्स सी कहाँ पर इनवैलिड है। तो लाइन नंबर 29 पर है, फॉर ईच दिस फोटोज। हाँ ये देखिए ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड मैसेजेस के अंदर सिर्फ num2 और num1 अवेलेबल है। इसी तरीके से यहाँ पर फोटोज डॉट स्टैटिक अवेलेबल है रूल्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टीज। यहाँ तक तो ये ठीक है। दिस वैलिडेट, और वैलिडेट होने के बाद वो यहाँ पर आएगा। सो दिस फोटोज एज फोटो स्टोर फोटोज। सो फोटोज ठीक है, ठीक है, वैलिडेशन भी ठीक लगी हुई है। और यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्टेड है, फोटोज यहाँ पर भी ठीक है। ये क्यों एरर है? ओके एक मिनट, इसको मैं कैशे को क्लियर करके दोबारा लोड करता हूँ, क्योंकि सम टाइम ये जो है ना, मैंने अगेन बताया कि ये कैशे का इशू हो जाता है, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम उसमें जो फाइल्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो इमेज नहीं है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको फायरबेस डॉट pdf को करता हूँ। सो इनवैलिड आर्गूमेंट सप्लाइड फॉर ईच, ये क्यों दे रहा है? विद फाइल अपलोड, हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है ये। ओके आई थिंक मुझे पता चल गया एरर क्या है, क्योंकि अब हम फोटोज यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये एरे होनी चाहिए थी, तो ये मैं मिस कर गया था। ये सिंगल के लिए आप सिंगल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल है तो फिर आपको फॉर ईच लूप में यूज़ करने के लिए एरे पास करना होगा। तो वो मैंने एरे नहीं दिया था, मैंने एक सिंगल फाइल दी थी, तो उस वजह से वो कह रहा था कि फॉर ईच को जो आपने आर्गूमेंट दिए हैं वो इनवैलिड है। सो ओपन किया, अब मैं शो रिजल्ट करता हूँ, तो अब आपने देखा कि उसने कहा num1 इज इक्वल टू num2, इसने फाइल्स को अपलोड कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इसने अपलोड किया होगा ऐप के अंदर, फोटोज़ के अंदर अपलोड नहीं किया, लाइव वायर के अंदर यहाँ पर तो मौजूद है। ठीक है, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर एरर फोटोज डॉट स्टैटिक एंड एरर। अच्छा ये भी अगेन कैशे का ही इशू है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये इशू किसका होगा? कैशे का। तो मैं इसको फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, शो रिजल्ट किया, अगेन इसने एरर कोई नहीं शो किया। इट मीन्स या तो ये फाइल सेव नहीं है, क्योंकि ये फाइल्स जो है यहाँ पर टेम्प में तो आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्प में आ रही हैं, लेकिन फ़ोटोज़ के फोल्डर में ये नहीं आ रही, मतलब फाइल अपलोड नहीं हो रही है। सिर्फ इशू आ रही है कि वो एरर डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो लेट्स सी फोटोज़ स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहाँ पर लिखा है? रूल्स में लिखा है ना, तो रूल्स में तो यहाँ पर फोटोज डॉट स्टैटिक लगा हुआ है। हाँ ये कैशे का ही है इशू। इसको रीलोड करते हैं, क्योंकि ये फाइल्स अपलोड नहीं हो रही हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन वो एरर भी शो नहीं कर रहा ना, इशू ये है। ठीक है, अगेन इसने कोई एरर शो नहीं किया। दैट इज़ वेरी वेरी वियर्ड थिंग विद, देखिए फाइल अपलोड नहीं हुई और टेम्प में भी वो फाइल्स आ गई हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई। तो इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी यहाँ पर हो सकती है। फोटोज़ डॉट स्टैटिक लिखा है मैंने, तो फोटोज़ डॉट स्टैटिक में हमारे पास है, ठीक है।
इसमें तो कोई इशू नहीं है। इनपुट टाइप फाइल है, मल्टीपल है, एरर है, मैसेज है एंड एरर है। तो इसमें कोई एरर नहीं है हमारे पास, तो ये सही है। वैलिडेशन क्योंकि परफॉर्म हो रही है, और मे बी देर आर चांसेस कि मैं ये जो कस्टम मैसेजेस यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा फ़ोटोज़ को। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से करूँ तो नम टू फील्ड, तो ये एरर शो कर रहा है, तो इट मीन्स एरर्स आर वर्किंग। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन और शो रिजल्ट। सो यहाँ पर उसने कह दिया नम वन इज, मतलब प्रोसेस वो कर रहा है। सो दिस फोटो स्टोर नहीं कर रहा, स्टोरेज के अंदर रिफ्रेश, ठीक है, फोटोज नहीं कर रहा अपलोड, पब्लिक नहीं कर रहा। अगेन मैं चूज़ करता हूँ एक फाइल और शो करता हूँ। सो अब उसने कहा कि द फोटो डॉट जीरो मस्ट बी एन इमेज। स्ट्रेंज, मे बी देर इज़ द इशू कि मैं यहाँ से लाइव वाई टेम्प को जब रिमूव कर देता हूँ, इस फोल्डर को लाइव वाई डैश टेम्प को, फिर मैं क्लिक करता हूँ, सो फिर उसने एरर देना। अब देखते हैं इसको। अब इसमें ऐप के अंदर लाइव वाई टेम्प का फोल्डर नहीं है, तो अगर मैं अब ट्राई करता हूँ तो मेरे ख्याल में ये एरर नहीं देगा अब, और लेकिन फाइल्स को अपलोड भी नहीं करेगा। देखा। सो ये एरर ये इसलिए है क्योंकि मैंने लाइव वाई टेम्प का फोल्डर पूरा मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इन फाइल्स को रिमूव करना चाहिए था। शुरू में वो एरर भी इसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि लाइव वाई डैश टेम्प का फोल्डर आपके स्टोरेज के अंदर ऐप के फोल्डर में हो, या जो भी आपने उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये इस पर, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और अब ये प्रॉपर हमें एरर देगा। तो ये इसी वजह से इशू आ रहा था, लाइव वाई टेम्प की वजह से। सो ये ओपन किया, शो रिजल्ट किया, तो अब इसने कहा द फोटो जीरो मस्ट बी एन इमेज। अब देखिए मैं यहाँ से एक इमेज पहला सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट करता हूँ। सो अब पहला इमेज है और दूसरा इमेज नहीं है, तो शो किया तो कह रहा है द फोटो डॉट वन, मतलब जो सेकंड फोटो आपने सेलेक्ट किया वो एक वैलिड इमेज नहीं है। सो इस तरीके से हम सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेजेस को वैलिडेट कर सकते हैं, और वैलिडेशन के बाद उनको हम सेव कर सकते हैं इनसाइड इमेज, सॉरी इनसाइड फोल्डर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है हमारा कि किस तरीके से हम फ़ोटो का प्रीव्यू शो कर सकते हैं, कि जब हम कोई इमेज सेलेक्ट करें तो यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन पर उसका इमेज आना चाहिए। सो इसकी टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करना होगा जहाँ पर हम उसको शो करेंगे। तो सपोज़ कीजिए मैं इसको इनपुट के इसी के ऊपर एक डिव लगा के यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, इमेज एसआरसी के साथ। सॉरी इमेज टैग आई एम जी एसआरसी, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इस इमेज को शो करना चाह रहा हूँ। सो मैं लिखूँगा @if फ़ोटो, अगर फ़ोटो अपडेट हुई है उसमें कोई डाटा है तो उसको यहाँ पर शो करो। सो वो फाइल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका जो भी नाम होगा। अब ये एक सिंगल फाइल के लिए जहन में रखिएगा। सो फोटो, यहाँ पर हमें टेम्पलेटिंग यूज़ करनी पड़ेगी, इस फोटो टेम्पोरेरी यूआरएल। सो ये जो फंक्शन है टेम्पोरेरी यूआरएल, ये हमारे पास विद फाइल्स अपलोड के अंदर मौजूद है, और ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को यहाँ पर शो कर देगा। सो इफ़ फोटो देन उसको वो शो करो। अब यहाँ पर मैं फ़ोटो कर देता हूँ, मल्टीपल मैं ख़त्म कर दूंगा। सो यहाँ पर भी ये फ़ोटो हो जाएगा। मल्टीपल मैं सिलेक्ट ही नहीं करना चाह रहा, और इसके अलावा तो और कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको फ़ोटो कह दूँगा, और यहाँ पर भी फ़ोटो होगी सिंगल, और यहाँ पर भी ये वाला फॉर ईच लूप अब हमें नहीं चाहिए, बल्कि दिस फोटो स्टोर फोटोज़ वैलिड होने की सूरत में। सो सेव किया इसको। अब
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एंड में आपको लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमें लाइफ साइकिल हुक को यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे ही फाइल अपलोड हो वैसे ही वो हमें उसका प्रीव्यू शो कर दे बिफोर प्रेसिंग द बटन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो कौन सी वाली लाइफ साइकिल हुक हम यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर होम में उनको क्रिएट भी किया था। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है पब्लिक फंक्शन अपडेटेड फोटो। अपडेटेड जो है ये हमारे पास लाइफ साइकिल हुक है, और फोटो पास करने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जब अपडेट हो तो तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो। अब ये फंक्शन करेगा क्या, सबसे पहले यही वाला फंक्शन वैलिडेट करेगा। सो दिस वैलिडेट, क्योंकि वैलिडेट कराना तो ज़रूरी है, सो इट मीन्स इसको हमें यहाँ पर अब वैलिडेट नहीं कराना। यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब मैंने उसका कहा कि दिस वैलिडेट, अगर वो वैलिड इमेज हुआ तो फोटो के अंदर सेव हो जाएगा, और जैसे ही फोटो के अंदर सेव होगा उसकी टेम्परेरी यूआरएल यहाँ पर हमें फोटो के अंदर वो, क्योंकि वो फोटो सक्सेसफुली वेरिएबल प्रॉपर्टी अपडेट हो चुकी है, तो यहाँ पर इमेज के अंदर उसकी टेम्परेरी यूआरएल हमें उसका पाथ शो हो जाएगा। सो दोनों फाइल सेव हैं। अब आता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, इसका मैं ना एक और काम करता हूँ, इसका इसकी विड्थ जो है इज इक्वल टू 150 कर देता हूँ, और हाइट जो है वो बल्कि हाइट को मैं 150 करता हूँ और विड्थ को ऑटो कर देता हूँ। तो ये हमने एक टेम्पररी, इसको भी 150 कर देते हैं सेम, कोई नहीं, अगर स्क्विश हो भी गया तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ उसका प्रीव्यू देखना है। सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर उसने हमें एक इंटरनल एरर शो किया कि मैं कहीं पर, ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भूल गया दिस वैलिडेट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपने वो सबमिट वाला बटन ही लगाना है, सॉरी कोड नहीं लगाना, ये जो स्टोर वाला है। इसकी रीज़न ये है कि आप अगर इस जगह पे लगा देंगे तो जैसे ही आप इमेज अपलोड करेंगे प्रीव्यू के साथ ही वो सेव भी हो जाएगा। तो हमने अभी सेव नहीं करना, सेव हमने उसी वक्त करना है जब हमने बटन पे क्लिक करना है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये यहीं पर रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर देता हूँ चूज़ फाइल करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट किया एंड देयर यू गो। जैसे इमेज को सिलेक्ट हुआ हमारे पास यहाँ पर इमेज आ गया। अब इसका सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट सेट करके। तो मकसद ये था हमारा कि हम जब भी कोई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल है यहाँ पर शो हो जाएगी। सो यहाँ पर इमेजेस के अंदर ये कुछ इमेजेस हमारे पास पड़े हैं, मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ओपन करूँगा। सो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो उसका प्रीव्यू क्रिएट करके हमें शो कर देगा। तो उसके बाद आप इसको अपलोड कर दीजिए, और ये जो है अपलोड होके आपके स्टोरेज फ़ोटोज़ के फोल्डर में यहाँ पर ये देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सो इस तरीके से हम इसका लाइव प्रीव्यू भी ले सकते हैं बिफोर अपलोडिंग द फाइल। तो ये था हमारे पास इसका नेक्स्ट फीचर, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, प्रोग्रेस बार शो करना, फिर उसके बाद उसको चेक करते रहना कि फ़ाइल सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है या नहीं हुई, टेम्परेरी यूआरएल की स्टेज पर है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लाइव वायर की डॉक्यूमेंटेशन पर आकर देख सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको अच्छे से समझ आ गई हैं, तो उनको समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिस तरीके से हमारे पास फ़ाइल अपलोडिंग का फ़ीचर लाइव वायर के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से हमारे पास उस फाइल को डाउनलोड या किसी भी फ़ाइल को किसी भी लोकेशन पर अगर वो आपके पास एक्सेसिबल है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ यूटिलिटीज़ हमें लाइव वायर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टोरेज की क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज डिस्क, और उसके बाद जिस डिस्क में से हमने फ़ाइल को लोड करना है, पब्लिक है वो S3 है या कहीं से भी, तो हम उसका नाम देंगे। नाम देने के बाद आप उसको डाउनलोड के मेथड को कॉल करके डाउनलोड किसी भी फाइल को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर केस अगर हम कोई डाउनलोड का लिंक ऐड करना चाहें अपनी contact.php फाइल में, कोई टर्म्स एंड कंडीशन वो हमारी PDF फाइल में अपलोडेड है और उसको हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जैसे ये वाली हमारे पास एक PDF फाइल है,
इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और इसको कह देता हूँ test.pdf, और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये इसमें टेम्पररी में पड़ी हुई थी, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ़ोटोज़ की बजाय मैं इसको कह देता हूँ TOS, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और इसके अंदर मैं यहाँ सेव कर देता हूँ इसको, पेस्ट। सो अब इस टॉस के फोल्डर में हमारे पास एक test.pdf फाइल है, इसको हमने डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए हम इसी कॉन्टैक्ट वाले पेज को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर एक BR टैग लगाकर, बल्कि 2 BR टैग लगाकर यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं, डाउनलोड टॉस। उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन इसको कॉल करेंगे, वायर क्लिक इज इक्वल टू डाउनलोड फाइल। सो इट मीन्स अब हम इस डाउनलोड फाइल को कॉल करेंगे, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर contact.php के अंदर पब्लिक फंक्शन डाउनलोड फाइल का मैं क्रिएट कर लेता हूँ ये फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली सबसे पहले हम इसको रिटर्न करेंगे स्टोरेज डिस्क्स। अब डिस्क्स में सबसे पहले हम पब्लिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमने फाइल सिस्टम के अंदर देखा था कि हमारे पास पब्लिक का जो पाथ होता है वो स्टोरेज का पाथ ही होता है। उसके बाद हम डायरेक्ट कॉल करेंगे डाउनलोड मेथड को, और उसके अंदर उस फाइल का नाम विद पाथ बताएंगे। सो ये कहाँ पर है, टॉस में /test.pdf फाइल। तो ये हम फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया स्टोरेज, सॉरी डिस्क्स नहीं है, ये डिस्क मेथड है। सो डिस्क्स नहीं है, डिस्क है। सो ये मेथड हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कॉन्फ़िग के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर यहाँ पर हमारे पास लोकल है, पब्लिक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐप के अंदर पब्लिक फोल्डर है, जबकि हमारे पास ये ऐप के अंदर है और डायरेक्ट ऐप के अंदर है। तो इसका मतलब है ये लोकल है, सॉरी माई मिस्टेक, लोकल यूज़ करना है, पब्लिक इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पर लोकल यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला यूज़ हो रहा था। सो लोकल टॉस test.pdf, सो ये ऐप के अंदर आएगा, यहाँ से टॉस के फोल्डर में आएगा और यहाँ से test.pdf को डाउनलोड करके हमें दे देगा। सो ये स्टोरेज फाइल हमें इंक्लूड करनी है, तो F5 प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास ये फसाड जो है वो ऐड हो गया। सेव किया, ब्राउज़र में आए, इसको रीलोड किया ब्राउज़र को, यहाँ पर बटन क्यों नहीं आया, मैंने सेव नहीं किया, ओके। ये समटाइम आप जब एक काम करते हुए दूसरे काम पे लग जाते हैं तो समटाइम आप सेव करना भूल जाते हैं। सो डाउनलोड टॉस, इस पर क्लिक किया तो देखिए टेस्ट के नाम से हमारे पास एक PDF डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप इसको जहाँ पर भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम आसानी के साथ डाउनलोडिंग का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिजिबल नहीं है स्टोरेज को यूज़ करने में, स्टोरेज डिस्क को, तो आप एज अ रिस्पॉन्स भी उसको रिटर्न कर सकते हैं, और उसके अंदर आप स्टोरेज पाथ, जो भी आपका स्टोरेज पाथ है उसका फोल्डर का नाम और फाइल का नेम दे सकते हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑन द फ्लाई कोई फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका भी मेथड है हमारे पास स्ट्रीम डाउनलोड के नाम से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई फाइल CSV फाइल क्रिएट करके उसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रिटर्न रिस्पॉन्स करूँगा, तो इसको मैं रिस्पॉन्स फंक्शन को कॉल करूँगा और स्ट्रीम डाउनलोड, और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करूँगा इस तरीके से। और इस फंक्शन का जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो फाइल का नाम होगा। सो मैं इसको कहता हूँ exported.csv फाइल, और इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी कंटेंट जो है वो एको कर सकते हैं, CSV कंटेंट्स आर डाउनलोडिंग। ये सेव करते हैं हम इसको। इसके बाद मैं वापस ब्राउज़र में आके इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं डाउनलोड टॉस पे क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप पे मैं आया, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो ये इसने हमें एक 32 बाइट की फ़ाइल क्रिएट करके दे दी। इस पर मैंने क्लिक किया exported.csv फाइल पे, तो ये आपका जो भी डिफ़ॉल्ट एडिटर होगा। अब CSV फाइल मैक के अंदर नॉर्मली नंबर्स, मतलब जो एक्सेल है वर्ड के अंदर
विंडोज़ के अंदर वर्ड है, एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर ओपन होता है। और मैक के अंदर हमारे पास नंबर्स के नाम से एप्लीकेशन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसवी फाइल को ओपन करती है। सो जब आप उस सीएसवी फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये कंटेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, CS contents are downloading। so it means आप एक प्रॉपरली फॉर्मेट करके CSV फाइल उसको जो है डाउनलोडेबल, स्ट्रीम डाउनलोडेबल बना सकते हैं यूजिंग लाइववायर 2। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आप इसकी एक्सेल फाइल बना लें, जो भी फाइल बनाना चाह रहे हैं। कंटेंट यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे सकते हैं, उनको एको करेंगे तो उसके बाद आप उनको डिस्प्ले कर सकते हैं डेटाबेस से। डाटा मतलब रिपोर्ट आप लेकर उसको CSV फाइल में सेव कर सकते हैं, PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ कूल फीचर जिसकी मदद से हम स्ट्रीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग नॉर्मल डाउनलोड मेथड। नॉर्मल डाउनलोड में आप सिंपली उसको फाइल प्रोवाइड करेंगे, जो फाइल का पाथ जिसको आप डाउनलोड करने देना चाह रहे हैं। तो अब हम जिस फीचर की बात करने जा रहे हैं वो है, जो कंपोनेंट सपोर्ट करता है, वो है क्यूरी स्ट्रिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है क्यूरी स्ट्रिंग का। और अक्सर ये आपने देखा होगा कि जब आप कोई रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो साथ साथ आपका जो URL क्यूरी स्ट्रिंग है वो भी अपडेट होता है। और या फिर आप डायरेक्टली क्यूरी स्ट्रिंग में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वैसे ही वो जो कुछ मैसेज होता है वो आपके टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स में जिसके थ्रू आप सर्च कर रहे होते हैं उसमें पेस्ट होता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया और उसके अलावा मैंने लाइववायर 2 को डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया और उसमें 100 यूज़र्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। 100 यूज़र्स इसलिए क्रिएट किए हैं कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके कि ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है किस तरीके से काम करता है और ये कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को, बल्कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कंपोनेंट को, दोनों कंपोनेंट्स को ओपन करूँगा। सो लाइववायर के अंदर से मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इसको। आई थिंक मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया कि नहीं किया, आई थिंक मैंने कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया। तो मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक लाइववायर करके मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र्स के नाम से। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स के नाम से एक कंपोनेंट बन गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद इसका जो व्यू है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर कंपोनेंट यहाँ पर यूज़र्स डॉट ब्लेडर, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ। सो इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से यूज़र्स को लेना है और इसको पास करना है। अब मैं क्यूरी स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पर, प्रोटेक्टेड $, क्यूरी स्ट्रिंग, ये रिजर्व्ड वर्ड है और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक की पास कर देता हूँ सर्च के नाम से। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक, इसी नाम से जो हमने पास किया क्यूरी स्ट्रिंग को। उसके बाद यहाँ पर मैं रेंडर के फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स। अब ये यूज़र जो है हमारे पास मॉडल है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज के साथ, वेयर नेम इज इक्वल टू, बल्कि लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, कॉमा और %, डॉट दिस सर्च डॉट %। तो ये हमने यूज़र्स कुछ सर्च किए, यूज़र्स के वेरिएबल में इनको सेव करेंगे और ये ऑटोमेटिकली दिस डॉट सर्च से इनको यूज़ करेगा। अगर दिस डॉट सर्च एम्प्टी है तो तमाम के तमाम यूज़र्स हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र्स। अब देखिए मैंने ये यूज़र्स का वेरिएबल पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं की, बल्कि मैं इसको व्यू के साथ रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करते तो व्यू के अंदर आप डायरेक्टली एरे की सूरत में इस तरीके से भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं और उनको अपने कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट फॉर ईच लूप, फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, और उसके बाद हम यहाँ पर एंड फॉर ईच लगाएंगे और इसको आप UL के अंदर डिस्प्ले करवा लें।
सिर्फ हम नेम डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र का। सो li में लिखेंगे h2 यूज़र नेम। सो ये हमारे पास हो गया। फिर राउट्स में आएंगे हम। राउट्स के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे राउट, जो कि होगा गेट का और यूज़र्स के नाम से। सो यूज़र्स, तो क्लास जो यूज़ होगी वो होगी यूज़र्स की क्लास, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड ऐप के अंदर लाइव वायर के अंदर यूज़र्स को इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी, क्योंकि ये यूज़र्स का कंपोनेंट है, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया ऐप HTTP के अंदर। यहाँ पर हम इसको अब गेट मेथड स्लैश यूज़र्स करके एक्सेस कर सकते हैं। सो ब्राउज़र में आए, यहाँ पर मैं यूज़र्स लिखता हूँ। "404 नॉट फाउंड"। ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या एरर है। 404 नॉट फाउंड यूज़र्स। सेव कर दिया इसको। यूज़र्स क्लास, दैट्स फाइन। इसमें क्यों कह रहा है? तो अगर इस तरह का कोई एरर आए तो आप एक दफ़ा इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ की मदद से, ताकि वो सारे व्यूज़ वगैरह क्लियर हो जाएं जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। और उसके बाद भी आई थिंक उसके बाद आपका ये एरर जो है ये फिक्स हो जाएगा। जब आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो व्यूज़ वगैरह क्लियर होंगे। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऐप HTTP लाइव वायर यूज़र नॉट फाउंड। यह डेफिनेटली मैंने यूज़र को इम्पोर्ट तो नहीं किया ना यहाँ पर। सो मॉडल को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं ऐप मॉडल यूज़र से। तो अब ये ठीक है। तो ये वो जो एरर आ रहा था वो कैशे की वजह से आ रहा था। आपने टर्मिनल पर आकर PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ लिखना है, और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर यूज़र्स में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सर्च का स्ट्रिंग आना चाहिए। सो सर्च का स्ट्रिंग कैसे ऐड करना है? यहाँ पर हम यूज़र्स में आएंगे और यहाँ पर एक p टैग लगा लेते हैं, div लगा लेते हैं, और इसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, या टाइप उसकी सर्च रख लेते हैं, और उसके अंदर लाइव वायर हम ऐड कर देते हैं। वायर मॉडल इज इक्वल टू सर्च। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही आपने यहाँ पर देनी है। ओके, तो ये हमारे पास एक इनपुट हो गया। अब इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। सो आपने देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए लिखा गया। अगर मैं जॉन लिखता हूँ तो आप देखें लाइव रीलोडिंग हो रही है। यहाँ पर सर्च इज इक्वल टू जॉन है, तो डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीज़न देखते हैं कि डाटा क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा। डाटाबेस से तो हमने कनेक्ट कर लिया इसको सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर dd यूज़र्स करके देखता हूँ। ओह हाँ, ठीक ठीक, मुझे याद आ गया। मैंने उसके आगे गेट का मेथड कॉल नहीं किया। कनेक्टिविटी वगैरह ठीक है। तो वेयर, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फाइंड मैनी या फाइंड गेट कर सकते हैं। सो अब ठीक है, इसको रीलोड किया तो गेट मेथड जो है वो हमें रिटर्न करेगा डाटा। सो यहाँ पर ऐप मॉडल यूज़र्स, और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए अब वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, डन हो गया, ठीक हो गया। सो अब यूज़र्स जो हैं वो इसको पास हो जाएंगे। रीलोड किया तो यहाँ पर मैंने लिखा सर्च इज इक्वल टू जॉन। सो जिसके वर्ड देखिए यहाँ पर जॉन लिखा हुआ था, तो जिस जिस नाम में जॉन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिटर्न हो गया। अगर मैं लिखता हूँ एलन AL, तो देखिए वो नेम आ रहे हैं जिनके नाम में A और L आ रहा है। सो इसमें ये देखिए सेल्वाडोर बार्टोलेटी AL इसमें कहाँ पर है? ये है AL, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कहीं ना कहीं पे AL मौजूद है। सो अगर फर्दर आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डिबाउंस के साथ, ताकि आप, मैं इसको कहता हूँ डिबाउंस डॉट
150 इसका डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं इसको 300 ms कह देता हूँ, ताकि मैं जितने वर्ड लिखूँ उतने ही वर्ड वो यहाँ पर उतनी मतलब जितनी मैं तेज़ी से लिखूँगा उतने ज़्यादा वर्ड्स पर वो कम रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सो मैं जॉन लिखा और सेव किया तो जॉन आ गया। अगर मैं मार्सिला लिखता हूँ, मार्सिला, सो मार्सिला जोन्स आ गया हमारे पास। इसी तरीके से मैं अगर मार्सी लिखता हूँ या मार्क लिखता हूँ तो जो जो मार्क वाले यूज़र्स हैं, मार्गरीटा, मार्क, वो यहाँ पर आ गए। प्लस यहाँ पर आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग भी उसी तरीके से जनरेट हो रही है। अब इस क्यूरी स्ट्रिंग को आप अपने पास सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी मदद से यहाँ पर जैसे मैं मार्ग लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड को सर्च करेगा और यहाँ पर भी अपडेट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर भी इसने मार्ग लिख दिया और वो नेम सर्च करके दे दिए हमें यहाँ पर मार्क के नाम से। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है क्यूरी स्ट्रिंग का, जिसकी मदद से हम जो ग्लोबल सर्चिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं, प्लस लाइव यूआरएल को अपडेट कर सकते हैं फॉर द सर्च। ये एक बहुत ही कूल फीचर है लाइव 2 का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कूल फीचर है कंपोनेंट्स के लिए वो है पैजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैजिनेशन के ज़रिए हम डाटा को मल्टीपल पेजेस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही डाटा जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि एक पेज पर 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड उसके शो ना हो, तो इसके लिए मुझे पैजिनेट करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, सिंपली ए पर उसने हमें काफ़ी सारे देखिए रिकॉर्ड जो हैं सर्च करके दे दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक पेज पर 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड या 5 से ज़्यादा रिकॉर्ड शो ना हो, तो मैं इसके लिए पैजिनेट के फंक्शन को यूज़ करूँगा और जो रिकॉर्ड फ़िल्टर करूँगा उस पर मैं पैजिनेट का फंक्शन अप्लाई करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इसकी डिफ़ॉल्ट पैजिनेशन सिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम सर्च पे भी इसकी इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। सो पैजिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको ऑल मेथड को कॉल करता हूँ, यूज़र ऑल, तो इससे हमें तमाम रिकॉर्ड मिलेंगे। मैं लिखता हूँ पैजिनेट 10। अब इस यूजर्स के वेरिएबल में हमारे पास से 10 पहले रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। उसके बाद जब ये रन होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें पहले 10 रिकॉर्ड नज़र आएंगे। तो फिलहाल जो मैं सर्च वाला फीचर है उसको डिसेबल कर रहा हूँ, ताकि आपको पैजिनेशन की समझ आ सके। सो अब मैं वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो हमारे पास अब जो यहाँ पर यूज़र्स डिस्प्ले होंगे, अब ये एक्स्ट्रा क्यूरी स्ट्रिंग, यूज़र्स जो डिस्प्ले होंगे वो एक पेज पर 10 डिस्प्ले हैं। अब बाकी मैंने 100 यूज़र्स ऐड किए हैं, तो बाकी 10 किधर, बाकी जो 90 हैं वो किधर गए, वो पैजिनेशन पर चले गए। सो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पब्लिक प्रॉपर्टी, एक ट्रेट को यूज़ करना होगा, जो कि है यूज़ विद पैजिनेशन। ये एक ट्रेट है और मैंने आपको बताया था ट्रेट मुझे इसलिए पता है कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ विद यूज़ कीवर्ड विद इन द क्लास, और जब आप ऐसा करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ ट्रेट। सेव किया इसको। इसके बाद अब जब इसको हम रन करेंगे तो कोई आपको ख़ास चेंज नज़र नहीं आएगा, आपको पहले 10 रिकॉर्ड ही नज़र आएंगे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक अलग डिव लगाकर मैं यहाँ पर पैजिनेशंस को एनेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र्स लिंक्स। इस तरीके से जब मैं यूज़र्स, मेक श्योर कीजिएगा कि आप यूज़र्स लिंक्स लिखें, ना कि यूज़र लिंक। इस वेरिएबल को नहीं आपने यूज़ करना, आपने इस वेरिएबल को यूज़ करना है। सेव किया, दोनों सेव्ड हैं, फोल्डर में आए, रीलोड किया इसको ब्राउज़र में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शोइंग 1 to 10 of 100 रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट किया। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया हमारे पास ये देखिए इस तरीके की पैजिनेशन क्रिएट होगी। फर्स्ट पेज पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट इस तरह नज़र आ रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सो अब आपके पास नीचे यहाँ पर ये पैजिनेशन भी आ जाएगी, ये देखिए। और अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पैजिनेशन नहीं आ रही। तो ये तरीका होता है पैजिनेशन को क्रिएट करने का कि आप लिखेंगे यूज़र्स जो भी वेरिएबल नेम है आगे उसके लिंक्स। सो उस लिंक्स को जैसे ही हम यहाँ पर पास करेंगे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पैजिनेशन की सेटिंग है
वो यहाँ पर आ जाएगी और ऊपर आप देख रहे हैं कि लाइव इसकी रीलोडिंग हो रही है। सो इस तरीके से हम लास्ट पेज पर चले जाएंगे और प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। सो ये दोनों हमारे पास फीचर अवेलेबल हैं। प्रीवियस नेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 को भी यूज़ कर सकते हैं। 11 पेज पे आप आए हैं। सो 11 पेज पे आगे आपको एरर दिया इसने। यहाँ पर तो नेक्स्ट डिसेबल हो चुका है, चूँकि मैंने क्विकली क्लिक किया था तो इसलिए मैंने मतलब तेज़ी से क्लिक किया था। सो ये देखिए, इस पे मैं अगर वापस आता हूँ और मैं इस पे तेज़ी से क्लिक करता हूँ, सो ये 11 12 पे भी चला जाता है। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके लिंक्स हैं ना, उन पर क्लिकिंग जो है वो आराम से हो, तभी ये पेजिनेशन काम करती है। ये भी एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि ये बग है इसके अंदर, कि आप इन पर तेज़ी से क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप रिक्वेस्ट हैंडल होने से पहले एक और क्लिक कर रहे हैं और वो क्लिक जो है वो रजिस्टर हो जाती है और उस पर रिक्वेस्ट ज़रूर सेट होती है। इसके बाद है कि सम टाइम जो है वो आप अगर रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं और उसके बाद आप पेजिनेशन भी साथ लगा रहे हैं, तो जैसे ही आप दोबारा सर्च करें तो आप ये चाहते हैं कि हमारे पास जो सर्चिंग का फीचर है वो क्या करे, वो उसको रीसेट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब देखिए पेजिनेशन के साथ मैं सर्चिंग भी इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ सर्च और इसको भी, और इसको भी मैं वापस ले आता हूँ जो मैंने अभी यहाँ से रिमूव की थी इनपुट, और यहाँ पर मैं डिव के अंदर यूज़र्स लिंक्स ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा और वेयर क्लास लगाना पड़ेगा, वेयर, और फिर पेजिनेट को कॉल करेंगे, वेयर नेम लाइक कामा परसेंटेज साइन एंड दिस सर्च परसेंटेज साइन। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको परसेंटेज साइन इस तरीके से भी दे सकते हैं। सो सेव किया इसको, ये हमारी क्यूरी क्रिएट हो गई। अब हम वापस आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, मैंने इसको सर्च से लिंक कर दिया ना, सर्च यहाँ पर भी है और दिस सर्च है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ, बल्कि मैं इसको इस तरीके से ओपन करता हूँ पहले। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम। सो एम से स्टार्ट होने वाले देखिए कितने हमारे पास रिकॉर्ड हैं, 42 रिकॉर्ड है। अगर अच्छा, ये जो ना, ये जो एरोज नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली प्रॉब्लम हुई है कि CSS का इशू है, ठीक है। इस वजह से ये इस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं एरोज, क्योंकि हमने इस पर कोई बूटस्ट्रैप की CSS वगैरह नहीं लगाई हुई। सो MA लिखता हूँ अगर मैं, तो देखिए हमें MA से रिलेटेड 15 रिकॉर्ड मिले हैं, तो 2 पेजिनेशन। सो नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पेजिनेशन पे आ गए, प्रीवियस किया तो प्रीवियस पे आ गए। सो अब हम सर्च विद पेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है सर्च में कि हमारी इस सर्च में ये इशू है कि ये उन्हीं पेजेस को सर्च करेगा जिस पर हम मौजूद हैं। सो MA लिखता हूँ और नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं MAS लिखता हूँ। सो देखिए वो स्टिल पेज 2 पर है। सो हम उसको जो है वो पेज, उसने उस पेज में से सर्च किया, सो उस पेज में MAS नहीं है। सो उसने हमें पेज 2 रिटर्न नहीं किया, लेकिन MAS का देखिए फर्स्ट पेज पर भी हमें ब्लैंक मिल रहा है। सो इस सूरत में हमें इस सर्च क्यूरी को रीसेट करना है। सो रीसेट किस तरीके से करते हैं हम, उसके लिए अगेन हम वही यूज़ करेंगे लाइफ साइकिल हुक, जो कि है पब्लिक फंक्शन अपडेटिंग। जब अपडेट हो रहा हो कौन, सर्च, जब सर्च की प्रॉपर्टी अपडेट हो रही हो, सो दिस रीसेट पेज, ये फंक्शन कॉल करेंगे। सो ये रीसेट पेज फंक्शन क्या करेगा, इस कंपोनेंट को रीसेट कर देगा। रीसेटिंग का मुराद है कि स्टार्ट पे ले जाएगा और फिर स्टार्ट से उसकी सर्चिंग होगी, एक दफ़ा से ये कंप्लीट पेज रीसेट हो जाएगा। अब ब्राउज़र में आते हैं और मैं इसको रूट पे जाके सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या रहा है, फंक्शन का नाम गलत है, FUNCTION, ओके। रीलोड किया दोबारा। अब हमारे पास ये यूज़र्स आ रहे हैं हंड्रेड्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MA। सो अब देखिए MA के कितने पेजेस हैं, 10। तो मैं जा रहा हूँ पेज नंबर, मतलब पेज 15 टोटल रिकॉर्ड हैं और अब मैं 11 से 15 शो हो रहे हैं। अब मैं इसमें MAR लिखता हूँ। सो देखिए इसने रीसेट किया, ऊपर आप देख सकते हैं, नोट कीजिएगा MA पे जब हमने किया और पेज नंबर
2 पे हम गए। अब यहाँ पर एंड साइन पेज नंबर 2 मौजूद है। प्रीवियसली जब हमने दोबारा सर्च किया था तो उसने इस M2 पे ही रखा था। अब मैं इसको अगर क्लियर करता हूँ सर्च को, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने सर्च को क्लियर कर दिया। सो अब हम TR कर रहे हैं तो ये हमें TR का पेज 1 शो कर रहा है, तो पेज 1 पर ही रिकॉर्ड है और MA की सूरत में 2 पेज हैं। तो अब जैसे मैं दूसरे पेज पर जाकर TR लिखूंगा तो ये उस पेज को रीसेट करके दोबारा से स्क्रैच से सर्च करेगा। सो दिस इज़ अनदर कूल फीचर ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग, जिसकी मदद से हम डाटाबेस से रिकॉर्ड डायनामिकली विदाउट रिफ्रेशिंग पेज सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और पेजिनेशन उसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो फीचर है जो कि कंपोनेंट का बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, वो ये है कि कंपोनेंट्स जो है हमें एक रीडायरेक्ट का मेथड भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम जो टास्क है वो परफॉर्म करने के बाद यूज़र को किसी भी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे कंपोनेंट फुल पेज कंपोनेंट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो रीडायरेक्ट टू का है कि रीडायरेक्ट का मेथड, फिर उसके साथ मेथड चेनिंग करेंगे टू की और उसके बाद हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे उस पेज पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो अगर कोई कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाते हैं, सपोज़ एग्ज़ाम्पल है ये, हम यहाँ पर आ रहे हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं इस डाउनलोड टॉस फाइल या शो रिज़ल्ट पर क्लिक करूँ, ये हमें रीडायरेक्ट कर दे। रिज़ल्ट शो करने के बाद मतलब प्रोसेस करने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पर। तो कैसे हम करेंगे इसको, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट वाले पेज को आप ओपन करेंगे, Alt P कर लेता हूँ, contact.php को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट और इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ contact.blade.php। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास व्यू आ गया और यहाँ पर हमारे पास PHP फाइल आ गई। तो मैं ये यहाँ पर जब इसको अपलोड ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली एमिट कर देगा रिकैलकुलेटेड, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सिंपली कर सकता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट टू स्लैश होम। तो देखिए जब मैं इस पर सक्सेसफुली काम परफॉर्म कर लूँगा, यहाँ पर मैं अच्छा इसके लिए मैं यहाँ से इस इमेज वाली फ़ाइल को फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। और वैलिडेशंस में से भी मैं, अब ज़ाहिर बात है इसको ये वैलिडेशन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, और इसका यहाँ पर स्टोर का मेथड है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। अब आप देख सकते हैं स्टिल चूज़ फाइल वो जो है शो कर रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दिया है। नहीं सॉरी, मैंने इनपुट को कमेंट आउट नहीं किया, मैंने कमेंट किया था इफ़ फोटोज़ को, इस वाले को। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ तक कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, और इवन 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 हम ये डाउनलोड वाले बटन को भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये सारे कमेंट कर दिया हमने, सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं। और अब देखेंगे जैसे मैं शो रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगा, ये हमें रिज़ल्ट के साथ ही रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पर। तो देखिए हमें उसने वापस होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये इतना ही काम है इस रीडायरेक्ट का कि ये आप किसी भी इसको लोकेशन पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्लैश मैसेजेस। फ्लैश मैसेजेस का मतलब है कि जैसे ही आपने रिकॉर्ड कोई डाटाबेस में इंसर्ट किया है तो उसके बाद आप एक सेशन के अंदर फ्लैश को सेव कर दें और उसके बाद उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर कि जी मैसेज सक्सेसफुली पोस्टेड, या जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहें आप उसको सेशन के अंदर से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वापस कॉन्टैक्ट पेज पर आता हूँ और यहाँ पर रीडायरेक्ट करने से पहले मैं इसमें कोई सेशन के अंदर फ्लैश को सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और जिस तरीके से ऐड हुआ रीडायरेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेशन फ्लैश मैसेज रिकॉर्ड सक्सेसफुली कैलकुलेटेड। मैं रिज़ल्ट को यहाँ पर होम पेज पर शो करूँगा और यहाँ पर मैं home.blade.php ओपन कर लेता हूँ, home.blade.php। तो इस पर वो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म से ऊपर यहाँ पर लिखूँगा @if सेशन हैज़ मैसेज एंड इफ़, और यहाँ पर p टैग के अंदर मैं
सेशन के अंदर डायरेक्टली मैसेज को पास कर सकता हूँ और वो उसको डिस्प्ले कर देगा इस पी टैग में। सो मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ इसको एक दफ़ा फिर। यहाँ पर 22, यहाँ पर 22 और शो रिजल्ट। इसने हमें होम पेज पर रीडायरेक्ट किया और यहाँ पर उसने हमने मैसेज देख लिया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली कैलकुलेटेड। अब इस फ्लैश का ये फ़ायदा है कि अगर मैं इसी पेज को दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ये मैसेज यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने पेज को रिफ़्रेश कर दिया और फ्लैश मैसेज सिर्फ एक रीडायरेक्ट तक रहता है। नेक्स्ट रीडायरेक्ट या नेक्स्ट रिफ़्रेश पर वो फ्लैश हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप जब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आप फ्लैश मैसेजेस रीडायरेक्ट्स को यूज़ करते हैं कि जैसे आपने रिकॉर्ड को सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया, फिर आपने उसको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया, साथ साथ आप सेशन में एक मैसेज भी सेव कर दें और फिर आप उस मैसेज को उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर गेट कर सकते हैं, चाहे वो कंपोनेंट कहीं पर भी लोड हो रहा हो, और उसको शो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फ्लैश मैसेजेस का और रीडायरेक्टिंग का फीचर इन कंपोनेंट्स ऑफ लारावेल लाइववायर 2।